नमस्कार। ग्लोबल हर्ष में हम समाज के अलग अलग हिस्सों के अलग अलग वर्गों के संबंधित खबरों को अक्सर आपके सामने लेकर के आते हैं और ख़ासतौर से वो खबरें मैं अक्सर आपसे डिस्कस करता हूं जिनका हमारे समाज, हमारे देश की जो आम जनता है और हमारी जो सिस्टम है हमारे देश का, उससे सीधा सीधा ताल्लुक हो। और कई दफ़ा कुछ खबरें ऐसी आती हैं कि आपको हिला करके रख देती हैं। हमने पिछले दिनों एक वीडियो बनाया था, आपको याद होगा, कि एक आईपीएस अधिकारी की बेटी किस तरीके से गोल्ड की स्मगलिंग करती थी और लेकर के यहां पर आती थी। आप सब लोगों ने उस वीडियो को भी बड़ा सराहा था। एक घटना आजकल बड़ी चर्चाओं में है। 7 अक्टूबर को यह घटना हुई। उस घटना में आप समझिए कि एक आईपीएस अधिकारी जिसकी पत्नी आईएएस अधिकारी है, वो गोली मारकर खुद को आत्महत्या कर रहा है। इस घटना ने हरियाणा के साथ साथ, हरियाणा कैडर के आईपीएस अफसर हैं, हरियाणा के साथ साथ पूरे देश को हिला करके रख दिया है। कई बार आपने खबरें देखी होंगी, कोई फौजी, कोई पुलिसकर्मी आत्महत्या कर लेता है, गोली मार लेता है या किसी और तरीके से कि साहब मुझे छुट्टी नहीं मिल रही थी या मेरा उत्पीड़न किया जा रहा था। लेकिन एक आईपीएस अधिकारी 52 साल का और एक्सपीरियंस्ड 2001 के बैच का सीनियर अधिकारी इस तरीके से गोली मारकर आत्महत्या कर रहा है। इस खबर ने सबको हिला करके रख दिया है। इसमें कई प्रकार के एंगल चले हैं। उत्पीड़न हो रहा था, उनके खिलाफ उनका जो सर्विस रिकॉर्ड है वो खराब करने की उनको धमकियां दी जा रही थी, और इसके अलावा कुछ लोगों ने तो उसमें जाति सूचक एंगल भी चला दिया है कि वो अनुसूचित जाति से थे, इसलिए उनके साथ ऐसा किया जा रहा था। इन सभी पहलुओं पर आज विचार विमर्श करने की कोशिश करेंगे। पहले घटना के बारे में आपको मैं बता देता हूं, घटना क्या हुई है। एक हरियाणा पुलिस में एडीजीपी रैंक के अफसर थे वाई पूरण कुमार। मैंने आपको शुरू में बताया कि 2001 के बैच के आईपीएस अफसर थे। ये चंडीगढ़ के सेक्टर 11 स्थित अपने सरकारी आवास के बेसमेंट में मृत पाए गए। उन्होंने अपने गनमैन से उसकी जो गन थी, सर्विस रिवॉल्वर, वो मांगी कि यार मुझे कुछ काम है, जरा मुझे दो। और अपने घर के नीचे जो बेसमेंट, जहां उन्होंने ऑफिस भी बना रखा था, वहां पर गए साउंड प्रूफ कमरे में और खुद को गोली मारकर उन्होंने जान दे दी। दोपहर 1 बजे गन ली और 2 बजे उनकी बेटी जब बेसमेंट में गई तो उसने देखा कि उनके पापा लहूलुहान पड़े हुए हैं। और इनकी जो पत्नी थी, आईएएस अधिकारी हैं, पत्नी यहां पर नहीं थी, वो गई हुई थी विदेश। उनकी पत्नी का नाम है अमनीत पी कुमार। वो विदेश गई हुई थी। मुख्यमंत्री हैं जो हरियाणा के नायब सिंह सैनी, उनके साथ प्रतिनिधि मंडल में सरकारी आधिकारिक तौर पर जो उनकी यात्रा थी उस पर गई हुई थी और वो लौट कर आई हैं। तो उसके बाद खुलासा हुआ। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है इस मामले में दोस्तों, कि पूरन कुमार एक 9 पेज का सुसाइड नोट लिख करके मरे हैं और इस सुसाइड नोट ने बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं। इस सुसाइड नोट के बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे। इसमें जो मुख्य बातें हैं, उनके जो खासतौर से जो इनका सुसाइड नोट है उसके बारे में अगर मैं बात करूं, उसमें कई प्रकार की बातें लिखी गई हैं। पूरन कुमार ने अपने नोट में आरोप लगाया है कि उन्हें अगस्त 2020 से लगातार जातिगत भेदभाव, लक्षित मानसिक उत्पीड़न, सार्वजनिक अपमान और अत्याचार झेलना पड़ा। उन्होंने ये कहा है कि ये उच्चाधिकारी उनके खिलाफ पेशेवर कैरियर को बर्बाद करने की साजिश रच रहे थे और उसमें उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि यह उनके साथ बरसों से हो रहा था। सुसाइड नोट में 12 से 15 सेवारत और सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारियों के नाम है। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी एक ट्रेल है इसमें, जिसमें अधिकारियों के नाम आ रहे हैं। तो ये यहां पर यह भी देखने वाली बात होगी कि सरकार इस मामले को कैसे हैंडल करती है। क्या खुलकर इसकी जांच होती है या फिर इस मामले में लिपापोती हो जाती है? यह बड़ा महत्वपूर्ण मामला रहने वाला है। देखिए, इन अफसरों के जिन्होंने नाम लिए हैं, इनमें 7-8 तो आईपीएस अफसर हैं, 2 आईएएस अफसर भी हैं। और इसमें जो डीजीपी हैं शत्रुजीत सिंह कपूर, उन पर भी आरोप लगाया गया। उनकी पत्नी अमनीत कुमार ने एक एफआईआर भी दर्ज कराई है। उन्होंने अपनी शिकायत में कहा है कि डीजीपी कपूर ने ही उन्हें
झूठे मामले में फंसाने की साजिश रची थी। इसके अतिरिक्त कपूर पर यह भी आरोप है कि उन्होंने अन्य अधिकारियों को 1 जनवरी 2015 से एरियर प्राप्त करने में मदद की, लेकिन पूरन कुमार को समान लाभ से वंचित कर दिया, जिससे उन्हें पर्याप्त वित्तीय नुकसान हुआ। मतलब बाकी को तो एरियर दिलवा दिया, जो रुकी हुई तनख्वाह होती है, लेकिन पूरन कुमार को नहीं दिलवाया। यह भी एक तरह का उत्पीड़न ही था। और इसके अलावा अन्य वरिष्ठ अफसरों पर भी आरोप लगाए हैं। पूर्व डीजीपी मनोज यादव, पूर्व एसीएस गृह राजीव अरोड़ा और उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का उन्होंने आरोप लगाया है। पूरन कुमार ने यह भी उल्लेख किया कि पूर्व डीजीपी मनोज यादव ने उन्हें एक पुलिस थाने के भीतर स्थित मंदिर जाने के लिए भी परेशान किया था, और जिसे उन्होंने अपने जातीय उत्पीड़न से रोका है कि मैं छोटी बिरादरी का हूं, इसलिए मुझे मंदिर नहीं जाने दिया गया। समझिए आप, लगता है कि ये सब चीजें जो जाति पाति है, ये जो भेदभाव है इस प्रकार का कि छोटे लेवल पर होता है, बड़े लेवल पर एक आईपीएस अधिकारी के साथ ऐसा हो रहा है, अनबिलीवेबल। और मृतक पूरन कुमार की बातों से इनकार इसलिए नहीं किया जा सकता कि भाई कोई झूठ बोलकर आत्महत्या नहीं कर सकता, किसी पर झूठे आरोप लगाकर आत्महत्या नहीं कर सकता, यह बात महत्वपूर्ण है। पूरन कुमार ने आरोप लगाया कि वरिष्ठ अधिकारियों ने उनकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट एसीआर जिसको कहते हैं, उसको जानबूझकर खराब करने की कोशिश की, जिससे उनके प्रमोशन में अनावश्यक बाधाएं आती रही। ये बड़ा गंभीर आरोप है। किसी भी अधिकारी को अपनी काबिलियत के आधार पर आप बढ़ने से रोक रहे हैं, यह गंभीर आरोप है। उनका बार बार गैर महत्वपूर्ण पदों पर तबादला किया गया। उनका अंतिम तबादला आईजी रोहतक रेंज से पीटीसी सुनारिया किया गया था। पीटीसी मतलब पुलिस ट्रेनिंग सेंटर। इस प्रकार के जो पद होते हैं ना, वो काम के पद नहीं होते। सबको लगता है कि जाकर बैठ जाते हैं, कहीं ट्रांसफर नहीं हो रहा है, कहीं पोस्टिंग नहीं हो रही है, कुछ काम होता नहीं है ट्रेनिंग सेंटर पर। तो किसी अधिकारी को परेशान करना होता है तो ऐसी जगह पर उनको भेज दिया जाता है। और ये जो तबादला इनका भी हुआ था पीटीसी में, उनकी मृत्यु से कुछ दिन पहले यानी कि 19 सितंबर को हुआ और 7 अक्टूबर को उन्होंने गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पूरन कुमार का कैरियर यह दिखाता है कि प्रशासनिक प्रतिद्वंदियों ने प्रशासनिक नियमों का इस्तेमाल करके प्रतिशोध लिया। एक अधिकारी जो वर्षों से प्रणालीगत भ्रष्टाचार और भेदभाव को चुनौती दे रहा था, उसे दबाने के लिए इन संस्थागत उपकरणों का उपयोग मानसिक उत्पीड़न के लिए उनके लिए किया गया। देखिए, उनकी जो पत्नी है उनका भी थोड़ा सा इसमें पहलू जान लेना आवश्यक है। उनकी पत्नी है अमनीत पूरन कुमार। तो अमनीत ने इसमें शिकायत दर्ज की है। वो जापान से अपनी आधिकारिक यात्रा जो मुख्यमंत्री के साथ वो गई हुई थी जिस डेलीगेशन में, वहां से वो बीच में से लौट करके आई हैं। चंडीगढ़ से लौटते ही अमनीत कुमार ने चंडीगढ़ पुलिस के एसएचओ को एक भावनात्मक और 4 पेज की पृष्ठ की एक शिकायत सौंपी है। उन्होंने अपनी शिकायत में स्पष्ट रूप से यह कहा है कि यह मृत्यु सामान्य आत्महत्या नहीं है, बल्कि शक्तिशाली सीनियर्स के द्वारा एक अनुसूचित जाति के ईमानदार अधिकारी के व्यवस्थित यानी कि प्लान्ड तरीके से उत्पीड़न का, एक्सप्लॉयटेशन का एक सीधा परिणाम है। अमनीत कुमार ने हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत सिंह कपूर और रोहतक एसपी नरेंद्र बिजरानिया पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया और बीएनएस की धारा 108 तथा SC/ST अधिनियम के तहत तत्काल एफआईआर दर्ज करने की मांग की। उन्होंने मांग की कि दोनों अधिकारियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि ये प्रभावशाली पदों पर हैं और अपने पद का उपयोग करके साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, गवाहों को प्रभावित भी कर सकते हैं। शिकायत में यह कहा गया कि उनके पति डीजीपी कपूर के निर्देश पर फर्जी मामले में फंसाने की साजिश की जा रही थी। उनके पति को डीजीपी कपूर के निर्देश पर, जिसकी तत्कालिक संकेत हेड कांस्टेबल सुशील कुमार के खिलाफ रोहतक में दर्ज हुई एफआईआर है। अमनीत कुमार ने यह भी उल्लेख किया कि मृत्यु से पहले पूरन कुमार ने डीजीपी कपूर और एसपी बिजरानिया के साथ संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन डीजीपी ने उनकी अपील को नजरअंदाज कर दिया। और यह भी इंगित करता है कि एसपी रोहतक बिजरानिया डीजीपी कपूर के साथ मिलकर कार्य कर रहे थे। इसमें पोस्टमार्टम कराने से जो है शुरू में अमनीत पी कुमार जो उनकी पत्नी है, उन्होंने शुरू में अपने पति का पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया और उनका रुख था कि जब तक सुसाइड नोट में नामित और उनके मृत्यु के लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय नहीं होती, तब तक वे इसकी अनुमति नहीं देंगे। यह एक शक्तिशाली और सार्वजनिक विरोध है। एक महिला अपने पति के लिए इस प्रकार की लड़ाई लड़ना चाहती है। देखिए,
दोस्तों, इसमें क्या हो रहा है, क्या होगा आने वाले समय में, मैं नहीं जानता, लेकिन इस तरह के मामले निश्चित रूप से एक बहुत बड़े उत्पीड़न का भी संकेत है कि आप एक अधिकारी को, जो अधिकारी इतने वर्षों से काम कर रहा है, कुछ साल के बाद रिटायर होने वाले थे, 52 साल की उम्र होती है, 5-7 साल की रिटायरमेंट हो जाती है उनके 5-7 साल बाद, लेकिन ऐसी स्थिति में आकर एक आईपीएस अधिकारी, उत्पीड़न भी बर्दाश्त कर ले आदमी, आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है उसे भी बर्दाश्त कर ले, लेकिन कुछ ना कुछ तो पूरन कुमार के साथ ऐसा हुआ था जिसकी पीड़ा उनके मन में अभी तक बसी हुई थी और उससे वो निकल नहीं पाते। वरना एक आईपीएस अधिकारी कुछ साल बाद रिटायर हो जाएगा, ठीक है, क्या हुआ, उत्पीड़न हुआ, छोटी पोस्टिंग दे दी गई, कोई बात नहीं, लेकिन बार बार आप उत्पीड़न कर रहे हैं कि आप ना प्रमोशन करने दे रहे हैं, आपको एरियर का पैसा नहीं दिलवा रहे हैं, इसका मतलब आपको टारगेट किया जा रहा है। और इस तरह के अफसर जिन्हें इस तरह से टारगेट किया जाता है, या तो बहुत ज्यादा ईमानदार होते हैं या बहुत ज्यादा भ्रष्ट होते हैं। सामान्य अफसरों के साथ ऐसा नहीं होता। जो बहुत ज्यादा ईमानदार हो, अपने काम को ईमानदारी से करे, उसे सारा सिस्टम परेशान करने की कोशिश करता है। और ये हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के लिए भी चुनौती है कि वो उस मामले को कैसे हैंडल करते हैं। मेरा मानना है कि इसमें बिल्कुल फेयर जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच भी होनी चाहिए, और भी कोई बड़ी जांच हो सकती है वो भी होनी चाहिए, और जो भी लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, कायदे से बाकायदा लोगों के बयान लिए जाने चाहिए, और जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। आप भी इस मामले पर अपने विचार लिखिए, और अगर आप हरियाणा से हैं तो कमेंट अब लिख करके ये जरूर बताइए कि इस मामले पर आपका क्या कहना है। मैं आपके विचारों का स्वागत करूंगा। नमस्कार।